हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आना तो मस्ट है, बहुत स्कोरिंग है, आप इजी वे में इसको कंप्लीट कर सकते हो। देखिए, एग्जाम चाहे आपके 10th लेवल का हो, 12th लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, यहाँ से क्वेश्चन आना तो मस्ट है, इसलिए इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं जनरल साइंस के बारे में। देखिए, हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस की, जिसे हिंदी में कहा जाता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी में से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है रसायन विज्ञान। क्योंकि देखिए, आज आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़ेंगे जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा भी है तो उन्हें चीज़ें स्टार्टिंग से समझ में नहीं आई थी। तो जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको केमिस्ट्री स्टार्टिंग से समझ आएगी। ठीक है, इसलिए हम बिल्कुल शुरू से इसको शुरू करेंगे। चलिए, देखिए, ये हमारा टॉपिक है आज का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री। हिंदी में कहा जाता है रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जनरली पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो केमिस्ट्री की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे कि केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है। तो केमिस्ट्री की परिभाषा होती है कि हम किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हैं, उसके गुणों को पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर वो बना है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? केमिस्ट्री में आती हैं। और साइंस की लैंग्वेज में अगर हम इसको बताएं तो कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जिसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, जिसके संगठन के बारे में बताया जाता है, वो सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं? हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री जो शब्द है वो एक प्राचीन शब्द है मिस्र भाषा का, जो है कीमिया। ठीक है, कीमिया से क्या बना था? केमिस्ट्री बना था, जिसका अर्थ होता है काला रंग। देखो, जो हमारा शब्द है केमिस्ट्री, देखिए, जो केमिस्ट्री शब्द है वो मिस्र का एक प्राचीन शब्द है कीमिया, जिसका अर्थ होता है काला रंग। तो कीमिया से हमारा क्या बना है? केमिस्ट्री बना है। कहाँ का शब्द है? मिस्र भाषा का शब्द है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपके रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, इसके जनक का नाम बताइए। तो केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो है एंटोनी लेवॉइसियर। एंटोनी लेवॉइसियर। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिखवाई जाएंगी, अभी फिलहाल आप समझ लो पहले। ठीक है, 3 चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी। एक हमने पढ़ी रसायन विज्ञान की परिभाषा, फिर हमने थोड़ा सा इसके पास्ट के बारे में पढ़ा कि केमिस्ट्री जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएं, इसलिए आगे इसको अच्छे से दिखाया हुआ है। देखिए, ये तीनों चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के जनक लेवॉइसियर हैं।
यहाँ पूरा नाम लिखेंगे। पूरा नाम क्या है? एंटोनी लेवॉइसियर। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एंटोनी लेवॉइसियर, ये आपके वैज्ञानिक का पूरा नाम है। देखिए यहाँ उनकी फ़ोटो भी मेंशन की हुई है, ये एंटोनी लेवॉइसियर है। तो इतनी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई। अब हम इसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे आपने परिभाषा में पढ़ा कि किसी पदार्थ के बारे में, उसके गुणों के बारे में हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होते हैं। तो देखो, कोई भी वस्तु जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, स्थान घेरती है, और जिसका थोड़ा बहुत द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हो गई, टेबल, चेयर, पेन, कुर्सी, मेज, बोर्ड, ये सारी चीज़ें आपकी पदार्थ में आती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें हमारी पदार्थ में आएंगी तो सब सेम थोड़ी होंगी, सब एक जैसी थोड़ी होंगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होंगे सब में। तो उस आधार पे फिर आगे चल के हम इसको क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे, आगे चल के इनको अलग अलग करेंगे। देखते हैं इसको। देखिए, ये हमारी पदार्थ की डेफिनेशन हो गई। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, लोहा, लकड़ी, खनिज, जल, हवा, और भी जितनी भी चीज़ें आपके वातावरण में पाई जाती हैं, सब पदार्थ हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि हम पदार्थ को कैसे अलग अलग करेंगे, कैसे उसका वर्गीकरण करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनुष्य बनाता है, ठीक है, केमिकली फॉर्म करते हैं हम चीज़ों को, कुछ हमें नेचुरली मिलती हैं। तो उन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। तो एक एक करके आपको समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले पदार्थ का वर्गीकरण करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं पदार्थ, क्योंकि जिस चीज़ का हम वर्गीकरण कर रहे हैं सबसे पहले तो हम उसके बारे में ही लिखेंगे ना। इंग्लिश में कहते हैं इसको मैटर, ठीक है। हिंदी में पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं मैटर, मतलब कोई भी वस्तु, जो वस्तु आप ले रहे हो। अब इसको हम अलग करते हैं दो तरीकों से, ठीक है। कैसे अलग करेंगे? दो तरीकों से अलग करेंगे। सबसे पहला जो हमारा वर्गीकरण आता है वो आता है भौतिक वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, जो हमारा नेचुरली होता है। दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। अब ये तो हमारे हो गए दो टाइप से। हमने क्या किया? मैटर को डिवाइड कर दिया, एक हमने भौतिक तरीके से कर दिया, एक हमने रासायनिक तरीके से कर दिया। अब भौतिक में अलग अलग चीज़ें आएंगी, रासायनिक में अलग अलग चीज़ें आएंगी, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भौतिक जो वर्गीकरण है हमारा, वो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, अवस्थाएं। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं आप सभी ने पढ़ी होंगी 8th क्लास में, 10th क्लास में। तो उसमें अलग से हमारा केमिस्ट्री मेंशन नहीं किया होता, बट पढ़ते हम केमिस्ट्री हैं उसमें, ठीक है। तो जो आपकी पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं सभी ने सुनी होंगी। कौन कौन सी होती हैं तीन अवस्थाएं? बताइए। जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं या पदार्थ की तीन अवस्थाएं कहा जाता है, कौन कौन सी होती हैं तीन अवस्थाएं? मैं बताती हूँ। देखिए, पहली अवस्था आपकी होती है ठोस, जिसे कहा जाता है सॉलिड। दूसरी अवस्था होती है आपकी द्रव, जिसे कहते हैं लिक्विड, ठीक है। तीसरी अवस्था आपकी होती है गैस, जिसे इंग्लिश में भी गैस ही कहा जाता है, गैसियस फॉर्म, ठीक है। ये आपकी तीन फॉर्म हो गई या फिर तीन स्टेट्स हो गई। अब जैसे हमने भौतिक वर्गीकरण किया, अलग अलग बांट दिया चीज़ों को, ऐसे ही हम क्या करेंगे? रासायनिक वर्गीकरण में भी अलग अलग बांटेंगे। तो जैसे भौतिक वर्गीकरण तीन टाइप के होते हैं,
ये वाले ऐसे ही रासायनिक वर्गीकरण भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से 3 टाइप होते हैं इसमें। इसमें जो आपका पहला होता है वो होता है तत्व, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट, ओके, कहते हैं एलिमेंट। नेक्स्ट आपका होता है सेकंड वाला यौगिक, जिसे कहा जाता है कंपोनेंट। लास्ट है आपका, उसे कहते हैं मिश्रण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मिक्सचर। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। ये है आपका मिक्सचर। अब ये आपके क्लासिफिकेशन हो गए भौतिक वाले, ये क्लासिफिकेशन हो गए रासायनिक वाले। अब इसमें याद करने में एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है। देखिए ये है कि जो आपके तत्व और यौगिक हैं, ये दोनों, ये आपकी होती है प्योर फॉर्म, यानी कि शुद्ध रूप। क्या होता है ये, इसे हम कहते हैं शुद्ध रूप, ठीक है। आगे पता लग जाएगा आपको शुद्ध रूप क्यों कहते हैं। जो आपका मिक्सचर होता है ना, ये आता है अशुद्ध रूप में, इसे कहते हैं अशुद्ध रूप, ठीक है। तत्व यौगिक होते हैं शुद्ध रूप में और ये मिश्रण आपका आता है अशुद्ध रूप में। ऐसा ही फ्लो चार्ट आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, जिसमें भी आप नोट कर रहे हो। ये चीज़ें बेटा छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आता है ना आपका, कोई भी फॉर्मूला दे देते हैं आपको, फिर कहते हैं कि बताओ ये तत्व है या फिर यौगिक है या फिर मिश्रण का रूप है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे और अच्छे से इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके नोट कर सकते हो। मैटर पढ़ लिया है हमने, इसका वर्गीकरण भी कर लिया हमने। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अभी हमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं को डिस्कस किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो अब हमें 3 अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या होती है। मतलब ऐसे तो हमें पता है कि हमारे जो ब्रेन में तो हमें पता है कि सॉलिड चीज़ क्या होती है, यानी कि कोई भी चीज़ जो मजबूत है वो सॉलिड होगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करते हैं, है ना, तीनों में थोड़ा सा अंतर पता करते हैं क्या होता है। देखिए जो आपकी सॉलिड चीज़ होती है, जो ठोस होती है, उसमें क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो निश्चित होता है, ठीक है। और जो उसका आकार होता है, मतलब स्ट्रक्चर आकार ही हो गया, आकार क्या होता है, निश्चित होता है। उसका आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपने कोई भी टेबल ले लिया, ठीक है, लकड़ी का बना होता है टेबल, कैसा होता है, मजबूत होता है, सॉलिड होता है। जो उसका आकार बनाया गया उसी आकार में ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। ऐसे ही जो उसका आयतन होता है वो भी कैसा होता है, चेंज नहीं होता, निश्चित रहता है। अब अगर बात करें हम द्रव की, तो द्रव का मतलब है लिक्विड। लिक्विड से हम लेते हैं कोई भी जूस हो गया, पानी हो गया, अल्कोहल ले लिया, ऑयल ले लिया हमने, इन सब चीज़ों को किस में लेंगे हम, लिक्विड में लेते हैं। अब जब बात हम लिक्विड की कर रहे हैं, तो लिक्विड का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है क्या। लिक्विड का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। एक गिलास पानी लिया आपने, उसको बोतल में डाल दोगे तो बोतल का आकार ले लेगा, उसको अगर आप टब में डाल दोगे तो टब का आकार ले लेगा, है ना, निश्चित नहीं होता आकार, बट आयतन उसका निश्चित होता है। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो बोतल में भी 1 लीटर ही रहेगा, टब में भी 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो आपका द्रव होता है इसमें आपका आकार अनिश्चित होता है और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। अब बात करते हैं हम गैस की, तो गैस में देखो आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब बात करते हैं हम हवा की, एग्जाम्पल लेते हैं हवा का। तो हवा का जो आकार है वो आप पता नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही आप उसका आयतन निर्धारित कर सकते हो, है ना। वो कुछ हमारी जो स्टेटमेंट्स आती हैं क्वेश्चन में वो लिखी हुई आती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। बाकी अगर हम जनरली सोचें तो हम नहीं पता कर सकते, ना तो हवा का आकार बता सकते हैं ना ही उसका आयतन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी, इसमें एग्जाम्पल आपके सारे लिखे हुए हैं, समझ आ गया होगा आपको जैसे भी बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब हमारे जो तीनों अवस्थाएं हैं वो जल में पूरी होती हैं, है ना। यानी कि जल आपका तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस में भी रह सकता है, द्रव में भी रह सकता है और गैस में भी रह सकता है। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल क्या, ये तो सच्चाई ही है। जैसे आपने क्या किया, जल ले लिया, उसको आपने फ्रीज कर दिया, ठीक है, वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा, है ना, बर्फ़ का टुकड़ा बन जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। अब बर्फ़ को आपने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे रख दिया, कमरे के ताप पे रख दिया, तो वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, वापस द्रव की फॉर्म में आ जाएगी। और फिर द्रव को, उसको जो पानी आपका, जो बर्फ़ पिघल के पानी बनी है, उसको आप क्या करो, हीट कर दो, है ना, बॉयल होने लग जाएगा और भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपकी तीनों जो अवस्थाएं हैं वो जल में होती हैं, है ना। देखो सबसे पहले जल है आपका, वो क्या बनेगा, ठोस, यानी कि बर्फ की फॉर्म में ठोस होता है, ठीक है। फिर किससे जाता है, बर्फ से द्रव में जाता है, क्या बनता है, जल बनता है। उसके बाद हमारा गैस बन जाता है वो, अगर हम उसको गर्म करते हैं, और फिर किसकी फॉर्म में आ जाता है, वाष्प की फॉर्म में आ जाता है। तो तीनों भौतिक अवस्थाओं में जल रह सकता है। अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। ये जो शब्द है ना, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और याद नहीं रहता, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें आता है, बट छोटी छोटी चीज़ें एग्जामिनर पूछता है ना, वो फिर हमें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। देखो अगर हम कोई भी चीज़ है वो ठोस में है, ठीक है, और उसको डायरेक्ट वो चीज़ ठोस से और गैस बन रही है ना, कोई भी ठोस चीज़ है वो बिना द्रव बने सीधा क्या बन रही है, गैस बन रही है, तो वो जो प्रक्रिया होती है ना उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होना क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन। ठीक है, ओके डन। इम्पोर्टेंट का मार्क कर लेना, ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लेना। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधा ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है कपूर, एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो इसमें, वो है आयोडीन। कपूर की गोली देखी होगी ना आपने, हम पूजा करते हैं उसमें यूज़ करते हैं कपूर, गोली आती है वाइट कलर की, है ना, उसको क्या करते हो आप, सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको क्या करते हो, जलाते हो, कैसे, भाप बनती है, सीधा द्रव की फॉर्म में थोड़ी आती है, सीधा भाप बनती है। तो अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है अपना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है बेसिक सा जो स्टार्ट किया है हमने, ये तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था, इसका वर्गीकरण पढ़ लिया क्या होता है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पढ़ ली हमने क्या होती हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है तत्व, यौगिक और मिश्रण, यानी कि एलिमेंट, कंपोनेंट और मिक्सचर। ये भी आपके पदार्थ के वर्गीकरण में ही है, रासायनिक वर्गीकरण में। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व की। तो देखिए आपने अपनी साइंस की बुक में 10th क्लास में आवर्त सारणी का नाम सुना था, सुना है आवर्त सारणी का नाम, एक कलरफुल सी टेबल दिखाएंगे आपको, अभी दिखाते हैं। देखिए जो तत्व होते हैं ना आपके, वो एक समान परमाणुओं का समूह होता है ना, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एक समान परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं, जैसे O2, N2, H2 आदि। जो आपके तत्व होते हैं वो चीज़ें होती हैं जिसमें आपके एक सारे जो परमाणु है ना उनसे मिलके कोई चीज़ बनी है। जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, ठीक है, तो कार्बन जब हम लेंगे तो कार्बन कैसा बना हुआ है, कार्बन के अंदर छोटे कार्बन के ही परमाणु होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु तो उसमें आ नहीं जाएंगे, है ना, वो तो बाद की बात है।
जब हम कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वो बात की बात है कि मैम कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं। तो जब हम एक कार्बन लेते हैं तो कार्बन कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बना है, इसका मतलब वो क्या है, तत्व है। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन के परमाणु होंगे उसमें छोटे छोटे, मतलब नाइट्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन की बात कर लो, उसमें हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, मतलब हाइड्रोजन तत्व है। ठीक है, तो ये सारे आपके किस में आते हैं, तत्व में आते हैं। देखो मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। ये है आपकी आवर्त सारणी जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, देखी होगी आपने, है ना। देखो ये है आपकी आवर्त सारणी। तो यहाँ से आपके ये जो सभी दिख रहे हैं ना आपको एलिमेंट, जितने भी दिख रहे हैं ये सारे आपके एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। सारे क्या हैं, आपके तत्व हैं। इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, इसमें इन सभी तत्वों को इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर लगाया गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के आधार पर इनको लगाया गया है, सबको अपनी अपनी जगह पे। जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन है तो ये 1 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे कौन आता है, देखो यहाँ पे ये रहा हीलियम, ये किस पे आता है, 2 नंबर पे आता है। ये सारे आपके नंबर के अकॉर्डिंग लगाए हुए हैं, इनका जो परमाणु क्रमांक है उसके अकॉर्डिंग लगाया हुआ है। अब देखो ये वाले जो हमारे दोनों आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये है हमारा एस ब्लॉक। ठीक है, क्या है, एस ब्लॉक। ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इस साइड का, ये जो पूरा पोर्शन है हीलियम तक का, ये हमारा है पी ब्लॉक। हाइट थोड़ी सी कम पड़ रही है इसमें, है ना, थोड़ी लंबी हाइट होनी चाहिए। ये हो गया पी ब्लॉक। इसके बाद ये वाली जो दोनों सीरीज हैं ये हमारी आती हैं एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। ठीक है, एस, डी, पी और एफ, ये सारे हैं। अब आवर्त सारणी आपको सारी याद नहीं करनी, सारी आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, वो मैं बता देती हूँ। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, एक मिनट, इरेजर, देखो ये वाला जो पार्ट है हीलियम से आपका, हीलियम से और यहाँ तक का पार्ट, ये वाला सारा पार्ट आपको याद करना है, क्योंकि ये है आपकी नोबल गैस। नोबल गैस हिंदी में कहा जाता है अक्रिय गैसें या फिर उत्कृष्ट गैसें। ये आपके ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी के साथ भी क्रिया नहीं करते। क्यों क्रिया नहीं करते, क्योंकि इनकी जो संयोजकता होती है ना वो पूरी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की ना तो कमी होती है ना इलेक्ट्रॉन इनमें ज़्यादा होते हैं, पूरे होते हैं। तो ये अपने आप में खुश हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए किसी से, ना तो इनके ऊपर किसी का कर्जा है, ना ही इनको किसी से कुछ चाहिए होता है, ना किसी को देंगे ना किसी से लेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके नोबल गैस हैं। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना आपका नोबल गैस से जस्ट अटैच वाला जो पार्ट है, ये वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा पार्ट, ये वाले होते हैं आपके हेलोजन, इनको कहा जाता है हेलोजन। ठीक है, इनको कहा जाता है हेलोजन। ये सबसे क्रिया कर लेते हैं क्योंकि इनके पास क्या होती है, कमी भी होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ की बात करो तो फ्लोरीन किस पे आया, 9 नंबर पे आया। ठीक है, और इसका जो अष्टक पूरा होगा वो कैसे अष्टक पूरा होगा, अष्टक का नियम क्या होता है, इसमें 2 8 8 भरे जाते हैं, है ना। और अगर किसी के पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरे जाएंगे, 2 और 7, है ना, 7 हुए ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है
तो एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए इसको किसी से, तो ये सबसे रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैलोजन। अब देखो ये आपके सभी तत्व हैं, इसमें कुछ धातु भी होते हैं, कुछ अधातु भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं जिन्हें हम उपधातु कहते हैं, है ना। तो वो सारे आपके इस पीरियोडिक टेबल में से लिए जाएंगे। अब आगे आपको एक एक करके इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, बाकी तत्व तो देख लिए आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी हमने देख लिए तत्व क्या होते हैं, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा भी दिया। देखो तत्व का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो किया था रॉबर्ट बॉयल ने। अब तक थोड़ा सा ये हो गया, इसमें ये है अब, है ना, बाद में कहीं आप बोलो। तो अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से 92 हमारे प्राकृतिक तत्व हैं और 26 कैसे हैं, मानव निर्मित तत्व हैं। टोटल कितने हैं, 118, जिसमें से 92 प्राकृतिक हैं और 26 हैं मानव निर्मित। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। आगे हम बात करेंगे यौगिक की और मिश्रण की। तत्व के बारे में हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, अब हम यौगिक की और मिश्रण की बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यौगिक के बारे में बता देती हूँ। देखो जब हम दो तत्वों को समान अनुपात में, समान मात्रा में आपस में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, यौगिक बन जाते हैं, कंपोनेंट बन जाते हैं। इनकी एक खास बात होती है, इनकी खास बात क्या होती है कि जो इनका फॉर्मूला होता है ना वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, देखो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ये कैसे होते हैं, ये होते हैं शुद्ध, है ना। ये कैसे हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। यौगिक और तत्व दोनों ही कैसे हैं, शुद्ध हैं। मिश्रण कैसे हैं, अशुद्ध है। तो यौगिक क्या होते हैं, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। रासायनिक क्रिया से बनाया जाता है, भौतिक क्रिया नहीं है, रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो इसमें, ये सारे एग्जाम्पल इसमें देखो, NaCl का एग्जाम्पल ले लिया, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, दोनों का क्या कराएंगे, रासायनिक संयोग कराएंगे, तब जाके आपका NaCl बनेगा। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या नमक भी कहते हैं। ठीक है, क्या है ये, नमक का फॉर्मूला है। वैसे क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का Na हो गया सिंबल और क्लोराइड का Cl हो गया, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ओके, H2O आपको पता ही है, जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CO2 कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या बना है, ये यौगिक बने हैं जब आप दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दोगे। निश्चित अनुपात से आप एक बार ये चीज़ समझ लो, जैसे हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया हमने, ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन आपका किस नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, है ना। ये कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, और ये कितने पे, 8 नंबर पे। ठीक है, अब इसका हम रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, कितना हो गया, 3:4, 3:4। ये ही फॉर्मूला होगा आपके CO का, यही अनुपात आएगा। यानी कि अगर इससे ज़्यादा लेते हो या फिर इससे कम लेते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। जब भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओगे तो उसका अनुपात कितना आएगा, 3:4 आएगा। ठीक है, बस यही है आपके यौगिक में और मिश्रण में थोड़ा सा ही अंतर है। यौगिक में क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, और मिश्रण में क्या होता है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, किसी भी मात्रा में आप मिक्स कर सकते हो। तो आपको यौगिक समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मिश्रण की। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि मिश्रण क्या है, अशुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, कैसे पदार्थ हैं, अशुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को
किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, यानी कि मिश्रण खुद एक अशुद्ध पदार्थ है, पर बनता कैसे है? जब हम दो शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। जैसे शुद्ध पदार्थ कौन से हैं? आपके तत्व भी शुद्ध हैं, यौगिक भी शुद्ध हैं। अगर आप दो तत्वों को एक साथ मिला दोगे किसी भी अनुपात में तो आपका क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। अगर आप एक तत्व एक यौगिक को मिला दोगे किसी भी अनुपात में तो भी क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। तो मिश्रण कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। किसी को भी आप आपस में मिला दो, किन्हीं दो चीज़ों को, क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, यही आपके लिखे हुए एग्जाम्पल, जैसे हवा हो गई। हवा तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, बहुत सारे कण पाए जाते हैं हवा में, बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं हवा में, तो वो आपका मिश्रण हो जाता है। फिर आती हैं आपकी मिश्र धातुएं। ठीक है, मिश्र धातुएं एक बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं आपके। जैसे आपका जो पीतल है, ठीक है, वो किस किस का मिक्सचर है वो पढ़ना है आपको। तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी मिश्र धातुएं आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। अब देखिए, जो आपका मिश्रण होता है ना, वो होता है दो टाइप का। ठीक है, एक आपका होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। जैसा कि इनका नाम है, समांगी, समांगी मतलब समान, विषमांगी मतलब असमान। ठीक है, देखिए समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो आपस में बहुत अच्छे से घुल जाती हैं। ठीक है, विषमांगी वो मिश्रण होता है जिसमें हम कुछ भी घोल दें, हमें वो दिखता है कि हमने इसमें कोई चीज़ घोली हुई है, ये हमारा मिश्रण अच्छे से नहीं बना हुआ। एग्जाम्पल, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे आपने क्या किया, एक पानी का ग्लास लिया, उसमें आपने क्या डाला, शुगर ऐड कर दिया उसमें, और उसको आपने क्या किया, मिक्स कर दिया। अब एक गिलास पानी में एक चम्मच शुगर आपने मिक्स कर दिया, थोड़ी देर बाद मिक्स हो जाएगा वो, है ना। अब क्या आपको देखने से पता लगेगा कि हमने पानी में कुछ मिक्स किया है? पता लगेगा? नहीं पता लगता। ठीक है, पता कैसे लगेगा? जब आप उसको पियोगे। चीनी का जो गुण है वो क्या है? मिठास। चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। तो जब आप वो एक गिलास पानी पियोगे तो आपको मीठा मीठा टेस्ट आएगा, तब आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें शुगर ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमें नहीं पता लग रहा क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं विषमांगी की। तो विषमांगी का एग्जाम्पल आप लोगे कि आपने एक गिलास पानी में ऑयल डाल दिया। ठीक है, आपने 2 स्पून ऑयल डाल दिया उसमें, तो क्या जो ऑयल है वो पानी में मिक्स होगा? बताओ, किया है कभी ऑयल पानी में मिक्स? देखो, ऑयल है वो पानी में कभी भी मिक्स नहीं होता। ठीक है, वो क्या करता है, पानी के ऊपर वाली सतह पे, ऊपर वाली सरफेस पे तैरने लग जाता है। जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं वो आपको ऊपर दिखेंगी पानी के। ठीक है, तो वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। तो ये आप किसका एग्जाम्पल रखोगे? विषमांगी का एग्जाम्पल रखोगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, एक साइड आपने शुगर ली, एक साइड आपने क्या किया, नमक ले लिया, दोनों को आपने ऐड कर दिया। तो जो शुगर के दाने हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हो ना। नमक कैसा होता है? बारीक होता है। ठीक है, और चीनी कैसी होती है? थोड़ी सी उसके जो कण हैं, उसके पार्टिकल हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं नमक से। तो उसमें क्या हुआ, दोनों हमें साफ पता लग रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, हम इनको अलग कर सकते हैं। तो वो कैसा मिश्रण होगा? समांगी होगा या विषमांगी होगा? अलग अलग कर पा रहे हो ना, तो कैसा होगा? विषमांगी होगा, क्योंकि समांगी को तो हम अलग कर ही नहीं सकते, विषमांगी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तेल को और पानी को बांट सकते हो ना, तेल हमें अलग दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है, तो कैसा हो गया? विषमांगी हो गया। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ें हैं। मिश्रण दो भागों में बांट लिया हमने। कौन कौन से भागों में? समांगी में और विषमांगी में, दोनों में बांट लिया। पहला आपका हो गया समांगी। एक मिनट, चल नहीं रहा है ये, कोई प्रॉब्लम हो गई है। जस्ट अ सेकेंड, ना चले, चलो कोई नहीं, देखिए चल गया। तो पहला आपका हो गया समांगी
और दूसरा हो गया विषमांगी। ठीक है, अब देखिए समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके सभी भागों में उसके अवयवी कणों का अनुपात एक समान रहता है, वो कैसा हो जाएगा, समांगी हो जाएगा। यानी कि सभी भागों में अवयवी कणों का अनुपात, अवयवी कण मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसके सभी भाग में कैसे होंगे, समान होंगे। ऐसा नहीं होगा आपको कि जब आपने पानी में शुगर को मिक्स कर दिया है तो आप उसको पी के देख रहे हो, तो जब आपने स्टार्टिंग में पिया तो टेस्ट नहीं आया, लास्ट वाला जो पिया उसमें टेस्ट आया, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो पूरे में अच्छे से घुला हुआ होता है, तो पूरे जो ग्लास है उसमें आपको सेम टेस्ट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो पानी में नमक का घोल, पानी में चीनी का घोल, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, समांगी के। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। ऐसा मिश्रण जिसके सभी भागों में उसके अवयवी कणों का अनुपात एक समान नहीं रहता, वो कौन से होते हैं, विषमांगी होते हैं। एग्जाम्पल जल व तेल का मिश्रण, जल व बर्फ का मिश्रण, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप जल में बर्फ़ डालोगे तो बर्फ़ क्या करती है, ऊपर तैरने लग जाती है, हमें साफ पता लगता है कि इसमें बर्फ़ है, ऊपर तैर रही है, तो वो कैसा हो जाएगा, आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं कि जल में तेल का मिश्रण कैसा मिश्रण है, समांगी है या विषमांगी है, इसमें पूछ लेते हैं। तो कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि दूध कैसा मिश्रण है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दूध एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इस पे इम्पोर्टेंट का आपको नोट लगा लेना है यहाँ पे और इस लाइन को लिख लेना है कि दूध कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। तो ये आपके तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तत्व हमने पढ़ लिया क्या होता है, यौगिक हमने पढ़ लिया क्या होता है, मिश्रण पढ़ लिया। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप वीडियो को वापस पीछे करके दोबारा देखना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पहले क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। जो हमने अभी तत्व पढ़े थे आवर्त सारणी में कितने सारे, उसमें हम डिस्कस करते हैं धातु के बारे में। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अब हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। तो सिंपल है कि धातुएं भी हमारी क्या हैं, जो तत्व हैं उसमें से ही कुछ तत्व कैसे हैं, धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ कैसे हैं, उपधातु हैं। ठीक है, तो बेसिक से हम बात करते हैं कि धातु क्या होते हैं, है ना, या फिर धातु वाली कौन सी जो आपकी पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं जो हम जिनको धातु कहते हैं, है ना। तो ये सारे जिसमें गुण होते हैं ना, वो वाले आपके तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है मेटल। देखिए, सबसे पहले जिनमें धात्विक चमक हो, धात्विक चमक मतलब चमकनी चाहिए अलग से ही वो वस्तु, तो वो आपका कौन सा हो गया, धात्विक चमक का पहला गुण हो गया। ठीक है, दूसरा गुण होता है आघातवर्धनता का। ये वाला गुण जो है ये आपका इम्पोर्टेंट गुण है, क्योंकि काफ़ी बार पूछ लेते हैं इसके बारे में कि वह गुण जिसमें पीट कर पदार्थ को चादर की फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है या फिर शीट की फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है, वो गुण कौन सा है, तो वो गुण कौन सा है, आघातवर्धनता का। इसमें क्या होता है, ये आप लिख लेना है इसको कि पीट कर शीट की फॉर्म में, शीट या फिर चादर में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ये है आपका आघातवर्धनता का गुण। यानी कि कोई भी पदार्थ है, अगर आप उसको पीट कर उसको एक शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो ना, इसका मतलब वो क्या है, मेटल है। तीसरा है आपका तन्यता, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछते हैं कि जो आपके तन्यता का गुण होता है वो क्या होता है, तो तन्यता होता है खींचकर लंबा करना। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका, अगर आपने तांबे के तार लिए हैं, कॉपर वायर लिए हैं अगर आपने, तो उनमें क्या गुण होता है कि आप उनको वायर को खींचकर उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब खींचकर लंबा करना, लेंथ बढ़ाना उसकी। तन्यता का गुण होता है ये, धातुओं में ये गुण पाया जाता है। ठीक है,
दोनों को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना और अच्छे से इसको दोबारा से समझा देती हूँ। आघातवर्धनता का गुण मतलब किसी भी पदार्थ को पीटकर अगर वो शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो सोने का, लोहे का, जिनको अलग अलग आकृतियों में ढाला जाता है, तो वो आपके कैसे गुण होता है, आघातवर्धनता का गुण होता है, धातुओं में पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट गुण होता है आपका तन्यता का। तन्यता मतलब किसी भी पदार्थ को अगर आप खींच कर उसको लंबा कर पा रहे हो, उसकी लेंथ बढ़ा पा रहे हो, तो वो आपका पदार्थ कैसा होगा, मेटल होगा। ठीक है। नेक्स्ट उच्च विद्युत चालकता। विद्युत चालकता मतलब उच्च होती है। उच्च कैसे होती है, विद्युत का चालन करते हैं। जो मेटल होते हैं वो बहुत अच्छे विद्युत चालक का काम करते हैं। दूसरा आपका उच्च ऊष्मा चालकता। जो विद्युत के चालक हैं तो वो ऊष्मा के भी चालक होंगे। नेक्स्ट है आपका धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है। अब ये सारे जो आपके गुण हैं ना, जब हम अधातु पढ़ेंगे तो ये सारे गुण उसमें क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जैसे धात्विक चमक नहीं होती है ना, उसके बाद आघातवर्धनता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, विद्युत के चालक नहीं होते है ना, और ऊष्मा के चालक नहीं होते। धातु के ऑक्साइडों की प्रकृति अगर इसमें क्षारीय है तो उसमें कैसी होगी, अम्लीय। धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो ये सारे गुण तो आपके धातुओं के थे। जो मैंने आपको बताया अभी वो सारे कैसे हैं, अधातुओं के, मतलब इससे ठीक विपरीत गुण होंगे अधातुओं के। अब हम कुछ धातुओं के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो हम इनके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, धातुओं का राजा। धातुओं का राजा कहा जाता है सोना, यानी कि गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है Au, क्योंकि इसे केमिस्ट्री में कहा जाता है ओरम। ठीक है, सोने का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ओरम है, इसलिए मैंने इसका सिंबल लिख दिया Au। उसके बाद सबसे हल्की धातु लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li। फिर सबसे कठोर धातु होती है फ्रेंशियम, Fr। उसके बाद सबसे भारी धातु ओस्मियम, Os। ठीक है। नेक्स्ट सबसे मजबूत धातु होती है टंगस्टन। टंगस्टन को लिखा जाता है W से। काफ़ी बार इसके सिंबल भी पूछ लिए जाते हैं, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, क्योंकि देखो आप सोचते हो जैसे सिलिकॉन है, चांदी है, तो सिलिकॉन मतलब स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, Si से, तो सिंबल Si होगा। ठीक है। और लिथियम है, लिथियम की स्पेलिंग स्टार्ट होती है Li से, तो सिंबल Li होगा। ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टंगस्टन स्पेलिंग T से स्टार्ट हो रही है तो कुछ T से सिंबल होना चाहिए, बट इसका सिंबल क्या होता है, W होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लास्ट है आपका विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन होता है, चांदी होता है। चांदी मतलब सिल्वर। इसमें सर्वश्रेष्ठ सुचालक चांदी होता है। इसमें हम सेकंड नंबर पर कॉपर को लिख सकते हैं। ठीक है, तांबे को लिख सकते हैं सेकंड नंबर पर। ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु का नाम बताइए, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना है। तो आप क्या चूज करोगे, लिथियम चूज करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आगे है इसमें खनिज और अयस्क। दोनों ही चीज़ें किससे रिलेट करती हैं, धातु से रिलेट करती हैं, मेटल से रिलेट करती हैं। देखिए जो आपकी भूपर्पल्टी मतलब जो आपकी पृथ्वी की सतह पर जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आपके तत्व या यौगिक ही क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें अयस्क की, तो वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से अलग किया जा सकता है, और धातुओं का मतलब वो पार्ट अलग किया जाता है जो ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि जो लाभकारी पार्ट है उसको अलग किया जाता है, वही क्या होते हैं, हमारे अयस्क कहलाते हैं। देखिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। उसके बाद और किससे कहेंगे हम, वे खनिज जिनमें धातुओं को क्या करते हैं, आसानी से और लाभकारी रूप से निष्कर्षित करना मतलब अलग करना। ठीक है, अलग कर सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बॉक्साइट जो है एक अयस्क है जिससे हमें कौन सी धातु मिलती है, एल्यूमिनियम मिलता है। ये क्या है, एक अयस्क है। ये आप सभी को पता होगा जो तैयारी कर रहे हो कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका एल्यूमिनियम है उसके अयस्क का नाम बताओ, या फिर बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है Al2O3.2H2O। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको धातुओं के बारे में बताना था। अब आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, ये भाई एक बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है जो सबको याद रखनी है, बट वही बात ना कि सारी टेबल याद नहीं रखनी। एक सेकेंड, देखिए ये जो पूरी टेबल है, वैसे पूरी टेबल ही इम्पोर्टेंट है, बस जो इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मैं आपको मेंशन करवा दूंगी, क्योंकि सारी टेबल याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो काफ़ी बार रिपीट हो चुकी हैं आपके एग्ज़ाम्स में, हम उनको डिस्कस करते हैं एक बार। सबसे पहले सोडियम का जो अयस्क है वो है चिली सॉल्ट पीटर, जिसका फॉर्मूला होता है NaNO3। तो देखो ये ऐसे आता है आपका कि चिली सॉल्ट पीटर जो है वो किसका अयस्क है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि चिली सॉल्ट पीटर किसका अयस्क है, कौन सी धातु उससे निकाली जाती है। तो कौन सी धातु निकालते हैं चिली सॉल्ट पीटर से, वो होती है आपकी सोडियम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है NaNO3। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके बोरेक्स भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड भी इम्पोर्टेंट है। जो आपका सोडियम है उसमें ये तीनों अयस्क है ना, ये तीनों ही ज़रूरी है। जिनके नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वो ज़रूरी है। अब देखो एल्यूमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट इम्पोर्टेंट है, क्रायोलाइट इम्पोर्टेंट है और एल्यूनाइट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आप इनके क्या करोगे, फॉर्मूले लर्न कर लोगे ये वाले। ठीक है, जो चीज़ें आपको अंडरलाइन कराई जा रही हैं वो चीज़ें अगर आप याद रख लोगे तो बस बाकी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम में ज़्यादातर कॉर्नेलाइट पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। मैग्नीशियम है अगला। मैग्नीशियम में देखिए डोलोमाइट और मैग्नेसाइट दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्नेलाइट पूछा जाता है काफ़ी बार। कैल्शियम में, कैल्शियम का हो गया डोलोमाइट, जिप्सम। जिप्सम तो बहुत ज़रूरी है ना, जिप्सम के बारे में तो आपको पता भी होगा। डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट या फिर एस्बेस्टस, ये वाले। तो इनके जिनके नीचे अंडरलाइन है सबके फॉर्मूले लिखने हैं प्लस लर्न करने हैं। ठीक है, ये आपके हो गए 5। उसके बाद बात करते हैं यहाँ की। तो देखो स्ट्रोंशियम में देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नज़र घुमा लेना इसकी साइड, देख लेना एक बार क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है। इसमें आपके क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट तीनों ही इम्पोर्टेंट है कॉपर के लिए। तो काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि कॉपर ग्लांस का सूत्र क्या है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि कॉपर ग्लांस का सूत्र क्या है, Cu2S। उसके बाद कॉपर पायराइट का फॉर्मूले भी काफ़ी बार इसमें पूछ लिए जाते हैं। देखो सिल्वर पे आ गए हम, अब सिल्वर की बात करते हैं। तो सिल्वर में हम देखेंगे, इसमें देखो रूबी सिल्वर, ठीक है, हॉर्न सिल्वर। ये हॉर्न सिल्वर भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद औरम में देख लिया हमने, औरम में तो दोनों ही देख लेना। ठीक है, लास्ट है हमारा बेरियम। बेरियम का होता है बेराइट, BaSO4 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये टेबल है, इसको अच्छे से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उनको अच्छे से मार्क कर लेना और इसको बना लेना। फॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट हैं, धातु भी इम्पोर्टेंट है और उसके अयस्क भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट थोड़े से बचे हुए थे तो इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इसमें हमारा आ गया जिंक। जिंक में जिंक प्लांट बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है,
उसके बाद आपका जिंकाइट कैलेमाइट तो है ही, फिर पारे का तो एक ही है, ये तो याद ही रखना है। सिनेबार, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, HDS याद रखना है। टिन लेड, लेड का है गैलेना, ये भी याद रखना है आपको। एंटीमनी, स्टिनबाइट, ठीक है, स्टिबनाइट। कैडमियम का ग्रीनोकाइट, बिस्मिथ का बिसुथाइट। लोहा है, लोहे में आपको याद रखने हैं सारे। हेमेटाइट बहुत बार पूछ लेते हैं, आयरन पायराइट पूछ लेते हैं, सारे याद रखने हैं। कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम। मैग्नीज में आपको याद रखना है, ठीक है। पायरोल्यूसाइट याद रखना है। यूरेनियम का तो एक ही है, पिंच ब्लेंड, ये भी आपको याद रखना है। तो जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है उनको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए एक ज़रूरी चीज़ जो लगता है कि ज़रूरी नहीं है बट काफ़ी ज़रूरी है। देखो ये है आपकी संक्षारण। संक्षारण को कहा जाता है इंग्लिश में करोजन, ठीक है। संक्षारित होना, किसी भी चीज़ में धीरे धीरे करके क्या होना, गिरावट होना या फिर उस चीज़ का खराब होना, ये चीज़ें आपकी होती हैं लोहे में। संक्षारण को हम लोहे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लोहा। अगर आप लोहे की किसी चीज़ को काफ़ी टाइम तक बाहर रखते हो तो वो क्या करता है, वहाँ की नमी के संपर्क में आ जाता है जिससे उस पर जंग लग जाता है। तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें देखो सबसे पहले वही उदाहरण मेंशन किया हुआ है, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये सभी क्या है, संक्षारण है। अब हमें इसे रोकने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे पेंट लगाना चाहिए या फिर ग्रीस लगानी चाहिए, या फिर इसमें एक ज़रूरी चीज़ है यशद लेपन, ठीक है। यशद लेपन में क्या होता है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं धातु के ऊपर। उससे क्या होता है कि जो हमारी धातु है ना वो संक्षारित होने से बच जाती है, यानी कि धीरे धीरे करके नष्ट नहीं होती। ये हमारा यशद लेपन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना या फिर अंडरलाइन कर लेना। काफ़ी बार पूछते हैं कि जो आपकी यशद लेपन की क्रिया है वो किस में होती है, तो वो संक्षारण से बचाने के लिए होती है, लोहे को या फिर कुछ और धातु को। एक ज़रूरी चीज़ ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। तो जब जंग लगती है लोहे में तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे कारण भी लिखा हुआ है, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपकी अपचयन और उपचयन दोनों ही क्रिया होती है, वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, अपनी कॉपी में नोट करने हैं और ध्यान से इनको सुनना है, क्योंकि सुनने से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देखिए पहला पॉइंट है स्टेनलेस सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है SnS2 को मोजाइक गोल्ड भी कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि मोजाइक गोल्ड किसे कहते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले आपको दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको चूज करना होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। SnS2 स्टेनलेस सल्फाइड को क्या कहा जाता है, मोजाइक गोल्ड कहा जाता है। सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए गए परावर्तक लैंपों में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। सड़कों के ऊपर या फिर पार्किंग के लिए रोशनी के जो लैंप लगाए हुए होते हैं ना, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम का यूज़ करते हैं। उसके बाद जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम को, जिसका Pt होता है सिंबल, ठीक है, प्लेटिनम को कहा जाता है सफ़ेद सोना। उसके बाद सोडियम और पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। सोडियम का सिंबल Na और पोटेशियम का सिंबल होता है K। इसकी खोज किसने की थी, हम्फ्री डेवी ने की थी। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किसका यूज़ किया जाता है, लिथियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, सभी आपको याद रखने हैं। मोजाइक गोल्ड क्या होता है, परावर्तक लैंपों में किसका यूज़ होता है, मोबाइल की बैटरी में किसका यूज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज़ें आपके काफ़ी बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में, है ना। देखो
कमरे के ताप पर द्रव है, कमरे के ताप पर, सबसे पहले कमरे का ताप आपको पता होना चाहिए, कमरे का ताप कितना होता है। तो देखो जो आपका रूम टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर अगर हम सेल्सियस में लें तो वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम केल्विन की बात कर रहे हैं तो वो होता है 298 केल्विन। ये आपका कमरे का ताप होता है, याद रखना है आपको। कमरे के ताप पर द्रव है। अब कमरे के ताप पर दो चीज़ें द्रव हैं आपकी, दो तत्व आपके द्रव हैं। अब जिसमें से एक तत्व जो है ना आपका, वो तो क्या है, धातु है, और एक क्या है, अधातु है। ये क्या है, धातु है आपकी मेटल, और ब्रोमीन क्या है, अधातु है, ठीक है। अब इसमें देखो कमरे के ताप पर द्रव है, मरकरी धातु, ब्रोमीन अधातु, दोनों चीजें। क्वेश्चन कैसे आता है, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है, और कमरे के ताप पर जो आपकी अधातु है वो कौन सी है, ठीक है, जो कि क्या है, द्रव है। कमरे के ताप पर द्रव धातु मरकरी, कमरे के ताप पर द्रव अधातु ब्रोमीन, ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है कमरे के ताप से अधिक ताप पर द्रव है, कमरे के ताप से अधिक ताप पर द्रव है। कौन कौन सी दो चीजें, एक तो सीजियम और एक गैलियम। इसका पूरा नाम है सीजियम, ठीक है जी, और इसका नाम है गैलियम। गैलियम, ठीक है। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर गैस है सभी अक्रिय गैसें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अक्रिय गैसों की बात हम करते हैं, देखो फ्लोरीन F, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N और हाइड्रोजन हो गया आपका H। सिंबल हैं जिनसे शो करते हैं। एक चीज़ इसमें मिस हो गई है, वो है क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही आपके किस में आते हैं, जो आपके कमरे के ताप पर गैस हैं उनमें आते हैं, है ना। अब देखो, अब हम इसमें बात करते हैं अक्रिय गैसों के बारे में। तो अक्रिय गैसें मैंने आपको अभी बताई थी, एक बार मैं यहीं भी आपको दोबारा बता देती हूँ। जब आपने आवर्त सारणी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, तो हमने एक साइड लिखा था नोबल गैस या फिर अक्रिय गैसें। कौन कौन सी थी वो, कुछ याद है? देखो आपको बताते हैं कौन सी थी। एक तो थी आपकी हीलियम, ठीक है, एक थी नियोन और ऑर्गन, नेक्स्ट क्रिप्टन, नेक्स्ट जीनोन और फिर रेडोन। ये सभी आपकी कौन सी गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं या फिर नोबल गैसें हैं। ये सभी क्या करती हैं, कमरे के ताप पर गैस के फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। कितनी हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 और 11। टोटल कितने हो गए, 11 तत्व हो गए। 11 ऐसे तत्व जो कमरे के ताप पर क्या है, गैस है। तो इतना आपको समझ आ गया कौन कौन से कमरे के ताप पे द्रव हैं। दो चीज़ें हैं, एक धातु है एक अधातु है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, धातु कहेंगे तो मरकरी कहना है, अधातु कहेंगे तो ब्रोमीन कहना है। फिर कमरे के ताप से अधिक ताप पर जो द्रव हैं वो कौन सी है, सीजियम और गैलियम, दो हैं, सीजियम एंड गैलियम। फिर कमरे के ताप पर गैस कितनी है टोटल, 11, जिसमें से 6 आपकी कौन सी हैं, अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। और उसके बाद जो 5 हैं आपकी वो कौन सी हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो टोटल हो गया है आपका। अब इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम हमने क्या किया, धातुओं के बारे में सिर्फ डिस्कस किया है। अभी हमने अधातुओं के बारे में डिस्कस नहीं किया, ना ही अभी हमने मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ा है। मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे आपकी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।